हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, पटवार, पुलिस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। नर्वस सिस्टम अर्थात ह्यूमन ब्रेन वाला चैप्टर आपका 80% कंप्लीट हो जाएगा इसी ही क्लास में। तो चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न बेटा अक्सर आपसे रेलवे में पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, उसी क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्ट के साथ में कराने वाला हूं। बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है। एक एक चीज अगर आप कॉन्सेप्ट से क्लियर याद करते हो बेटा, तो फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए आप जो क्वेश्चन भी पढ़ो बेटा, उसको कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ो। ये देखो कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन आया कहां से है। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर बी है सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर सी है फोरब्रेन, ऑप्शन नंबर डी है मिड ब्रेन। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भैया ब्रेन के पता नहीं कितने भाग है, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा भाग कौन सा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो खटाक से बेटा आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। देखिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फोरब्रेन। फोरब्रेन को कहा जाता है अग्र मस्तिष्क, हिंदी में अग्र मस्तिष्क। देखिए, ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम जिस चैप्टर में पढ़ते हैं उस चैप्टर को कहा जाता है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल में कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। इतनी बात क्लियर है बेटा। इसी नर्वस सिस्टम में हम हमारे ब्रेन के बारे में यानी कि हमारे मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। आपके ब्रेन के बेटा मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे फोर ब्रेन कहा जाता है। दूसरा होता है मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। आइए लिख लेते हैं। आपके ब्रेन के बेटा मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं? आपके ब्रेन के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है? तो पहला भाग है भैया फोर ब्रेन। कौन सा? फोर ब्रेन। ध्यान से समझना बेटा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे। फोर ब्रेन को हिंदी में कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। दूसरा पार्ट कौन सा है भैया? दूसरा है मिड ब्रेन। दूसरा कौन सा है? मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। और तीसरा कौन सा है भैया? तीसरा है आपका हिंड ब्रेन। दिख तो रहा है ना आपको? तीसरा कौन सा है भैया? आपका हिंड ब्रेन दिख रहा है। तो मैं लिख देता हूं भैया पश्च मस्तिष्क। कौन सा? पश्च मस्तिष्क। अब देखिए, ये ब्रेन के मुख्य 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क का जो फोर ब्रेन है बेटा, ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। और यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। रेलवे में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सबसे बड़ा भाग है। ये बेटा सबसे बड़ा भाग है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो बेटा मिड ब्रेन होता है, मध्य मस्तिष्क होता है। ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग है। ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। और मध्य मस्तिष्क कौन सा है बेटा? ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग है। अब जो फोर ब्रेन है, इसके बेटा 3 उपभाग होते हैं। कितने उपभाग होते हैं? 3 उपभाग। नंबर 1 पर आता है थैलेमस। नंबर 2 पर आता है भैया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। इस तरीके से आप पढ़ोगे बेटा कॉन्सेप्ट के साथ में, तो आपके क्वेश्चन छूटने के चांस बहुत कम रहते हैं।
और बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, फोर ब्रेन का तीसरा उपभाग कौन सा है? सेरेब्रम। इसे बेटा प्रमस्तिष्क कहा जाता है, इस सेरेब्रम को। और गाइज याद रखना सेरेब्रम के बारे में, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है, ये बेटा मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। और क्या याद रखना है इसके बारे में, ये पूरे ब्रेन का 2/3 हिस्सा है, यानी कि पूरे ब्रेन का 2/3 भाग है। अगर पूरा ब्रेन 3 है तो उसमें से 2 हिस्सा तो सिर्फ बेटा किसका है? इस सेरेब्रम का है, इस प्रमस्तिष्क का है। इतनी बात क्लियर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है, तो बेटा सेरेब्रम है, यानी कि प्रमस्तिष्क है, जो कि अग्र मस्तिष्क का एक उपभाग है, फोर ब्रेन का एक उपभाग है। और ये ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है, ये पूरे ब्रेन का 2/3 होता है, यानी कि अगर 3 ब्रेन है तो बेटा उसमें से 2 तो सिर्फ आपका ये सेरेब्रम है, प्रमस्तिष्क। मिड ब्रेन का कोई भी उपभाग नहीं होता है, मिड ब्रेन का कोई भी उपभाग नहीं होता है। और जो हिंड ब्रेन होता है, जो पश्च मस्तिष्क होता है, इसके भी बेटा 3 उपभाग होते हैं। कितने उपभाग होते हैं? 3 उपभाग होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई। दूसरा आता है मेडुला ओब्लांगाटा, मेडुला ओब्लोनगाटा, दिख तो रहा है ना आपको। दूसरा है मेडुला ओब्लांगाटा, और तीसरा होता है बेटा सेरेबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क। और ये जो अनुमस्तिष्क है बेटा, इसके बारे में याद रखना है आपको, ये ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग है। इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है, इसे जीवन का पेड़ भी कहा जाता है। तो आशा करता हूं बेटा इस कॉन्सेप्ट को सीख करके आपके सारे के सारे ही डाउट क्लियर हो गए हों कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा है, ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है, ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग कौन सा है। मैं एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। बेटा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्रेन यानी कि आपका जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ये आपके ऑप्शंस थे, सेरेबेलम, सेरेब्रम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। फिर मैंने आपको बताया था बेटा, कॉन्सेप्ट जब क्लियर करवाया था तब, कि भैया आपका जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन के 3 भाग होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, से अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। दूसरा है मिड ब्रेन, से मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग। और तीसरा पार्ट होता है बेटा इसका हिंड ब्रेन, यानी कि पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन के भी 3 उपभाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। सेरेब्रम को प्रमस्तिष्क कहा जाता है, ये ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है, जो कि पूरे ब्रेन का 2/3 हिस्सा है। मध्य मस्तिष्क का कोई उपभाग नहीं होता। जो पश्च मस्तिष्क होता है, इस पश्च मस्तिष्क के भी बेटा 3 उपभाग होते हैं। एक होता है पोन्स वेरोलाई, दूसरा होता है मेडुला ओब्लांगाटा, तीसरा होता है सेरेबेलम, जिसे आप अनुमस्तिष्क भी कहते हो। और ये जो सेरेबेलम है, ये बेटा याद रखना सबसे छोटा उपभाग होता है ब्रेन का। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को बेटा इस तरीके से हल करते हो, तो फिर आपके एग्जाम में सारे के सारे ही क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे ही क्वेश्चन होंगे भैया। अब आप देखिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सेरेबेलम। मैंने आपको बताया है कि जो सेरेबेलम है बेटा, ये ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग है, तो ये भी क्लियर हो गया। सेरेब्रम अभी बताया है बेटा कि ये ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है, तो ये भी क्लियर है। फोर ब्रेन है, ये बेटा ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। और मिड ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है बेटा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले बेटा मैं इसके पार्ट पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि अब तक मैंने नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट पढ़ा दिए हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन के नाम से मैंने वीडियो डाल रखी है। लास्ट 3 वीडियो इन्हीं पर आधारित है। पहली मैंने पढ़ाई थी सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क के बारे में, उसके बाद में आपको मेडुला ओब्लांगाटा करवाया था, और उसके बाद में मैंने आपको पोन्स वेरोलाई करवाया था। ये वीडियो अपलोड करने के बाद में बेटा आपको मैं मिड ब्रेन पढ़ाने वाला हूं, यानी कि मध्य मस्तिष्क पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद में आपको फोर ब्रेन पढ़ाऊंगा, यानी कि अग्र मस्तिष्क पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम के बारे में बताने वाला हूं अलग अलग क्लास में। जैसे ही ये ब्रेन के पार्ट समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद में बेटा हम नर्वस सिस्टम को बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं हाई लेवल तक।
और उसके बाद में अब तक आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन नर्वस सिस्टम से पूछे गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। तो भैया अगर आपने ये 3 क्लासें नहीं देखी है, सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क की, जिसे छोटा दिमाग कहा जाता है, मेडुला ओब्लंगाटा की और पोन्स वेरोलाई की, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले क्वेश्चन का। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और इसी तरीके से बेटा आपको हम कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छी अच्छी चीजें बताते रहेंगे जैसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ले ले स्क्रीनशॉट, चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके भैया, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पिछले क्वेश्चन की तरह बेटा इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मस्तिष्क का वजन पुरुषों में लगभग होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है 1350 से लेकर के 1450 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 1250 से लेकर के 1350 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 1500 से लेकर के 1700 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी है भैया 30 से 40 ग्राम। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो 1350 से लेकर के 1450 ग्राम है बेटा, ये मेल में मस्तिष्क का भार होता है, ब्रेन का भार होता है। अगर मैं फीमेल के बारे में बात करूं तो फीमेल के मस्तिष्क में जो भार होता है वो होता है 1250 से लेकर के 1350 ग्राम। और बेटा अगर मैं चाइल्ड की बात करूं, अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं तो उनके मस्तिष्क का भार होता है 30 से 40 ग्राम। मेल के बारे में पूछा जाए तो 1350 से लेकर के 1450 ग्राम, फीमेल के बारे में पूछा जाए तो 1250 से लेकर के 1350 ग्राम, छोटे बच्चों के बारे में पूछा जाए तो 30 से 40 ग्राम। अगर एवरेजन औसतन आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क का भार कितना होता है तो बेटा आपको आंसर देना है 1300 से 1400 ग्राम होता है। ये बेटा औसतन है। इतनी बात क्लियर है, यहां तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक ऑप्शन मैंने डाला है बेटा ऑप्शन नंबर सी 1500 से लेकर के 1700 ग्राम। तो मैं आपको बता दूं बेटा जो आपका लीवर होता है, इस लीवर का भार होता है बेटा लगभग 1.5 से लेकर के 1.7 kg, यानी कि 1500 से लेकर के 1700 ग्राम। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब कुछ ऐसी जानकारी है जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, चैप्टर से संबंधित भी है और आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है। देखिए जैसे कि ब्रेन के बारे में, और बेटा आपका जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड जानते हो, मेरुरज्जु, इनके बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में हम विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो उस शाखा को क्या कहा जाता है भैया? न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ब्रेन और स्पाइनल कोड के डॉक्टर के बारे में बात करूं बेटा, तो उस डॉक्टर को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भैया न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में आप अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उस शाखा को न्यूरोलॉजी कहा जाता है, और उसका जो डॉक्टर होता है उस डॉक्टर को क्या कहा जाता है बेटा? न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये सही कर लेना बेटा। मैंने क्या कहा कि ब्रेन यानी कि आपके मस्तिष्क और स्पाइनल कोड यानी कि मेरुरज्जु के बारे में आप अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में करते हो उस शाखा को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। जैसे कि हृदय के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। सेल के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। उत्तकों के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हो तो उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। लीवर के बारे में अध्ययन आप विज्ञान की जिस शाखा में करते हो तो उसे हिपेटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हो तो उसे हिमेटोलॉजी कहा जाता है। दांतों के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को डेंटोलॉजी कहा जाता है बेटा। जैसे ही किडनी के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उस शाखा को क्या कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्लियर हो गया, ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को न्यूरोलॉजी कहा जाता है, और बेटा उसके डॉक्टर को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि आपके ब्रेन की शेप कैसे होती है? आपके ब्रेन की शेप कैसे होती है? तो याद रखना बेटा, अखरोट के समान होती है। अखरोट खाया है कभी? तो उसी अखरोट के समान बेटा आपका ब्रेन दिखाई देता है।
इतनी बात क्लियर है? ओके। अगर मैं लोकेशन के बारे में बात करूं कि भैया हमारे ब्रेन की लोकेशन क्या है, तो बिलो क्रेनियम, यानी कि कपाल के नीचे आपका ब्रेन होता है। कपाल के नीचे क्या होता है बेटा, आपका ब्रेन उपस्थित होता है। देखिए, आपके मस्तिष्क में 8 हड्डियों का एक आवरण पाया जाता है जिसे क्रेनियम या फिर स्कल यानी कि खोपड़ी बोला जाता है, कपाल या खोपड़ी बोला जाता है। और इसी 8 हड्डियों के आवरण के नीचे आपका जो ब्रेन है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। वो थैलीनुमा संरचना एक मेम्ब्रेन होती है जो आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है मेनिंजिस मेम्ब्रेन। और इस मेनिंजिस मेम्ब्रेन में आपका ब्रेन बेटा सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि आपका ब्रेन सुरक्षित रहता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके ब्रेन की लोकेशन क्या है, तो बेटा आपकी ब्रेन की लोकेशन होती है बिलो क्रेनियम, यानी कि कपाल के नीचे। बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे होता है, कपाल के नीचे। तो क्रेनियम का मतलब होता है कपाल। ये 8 हड्डियों का बना हुआ होता है आपका कपाल, क्रेनियम, जिसे आप खोपड़ी भी कहते हो। इसकी 8 हड्डियों के नाम क्या क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। वैसे बेटा मैंने कंकाल तंत्र वाले चैप्टर में इन क्रेनियम यानी कि कपाल की अस्थियों के बारे में भी बता रखा है। सबसे आगे होती है फ्रंटल, सबसे पीछे होती है ओसिपिटल, कान के पास होती है बेटा टेम्पोरल, और यहाँ पर माता पिता आशीर्वाद देते हैं यहाँ पर होती है पेराइटल। पेराइटल की संख्या 2 होती है, टेम्पोरल की संख्या भी 2 होती है, और यहाँ पर होती है बेटा इथमोइड और स्पेनोइड। तो टोटल ये 8 अस्थि है बेटा, और ये 8 अस्थियों का आवरण आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन की लोकेशन क्या है, तो बिलो क्रेनियम है, यानी कि कपाल के नीचे स्थित होता है। ये क्रेनियम किससे मिलकर के बना होता है, तो 8 बोन से मिलकर के बना होता है। और आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मेनिंजिस। मेनिंजिस मेम्ब्रेन कहा जाता है बेटा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके ब्रेन की सेल कौन सी है, यानी कि आपके ब्रेन की कोशिका या फिर ब्रेन की यूनिट यानी कि इकाई के बारे में पूछा जाए, तो बेटा आपको आंसर देना है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो होता है, ये इसे तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है हिंदी में। इसे तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है हिंदी में। ये आपके ब्रेन की सबसे छोटी इकाई है। ब्रेन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी इसे ही माना जाता है। इतनी बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन की कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन है, और ब्रेन की इकाई कौन सी है, तो भी न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन के बारे में मैं आपको 2 तथ्य बताने वाला हूं, जहां से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तथ्य कौन सा है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये बेटा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है कौन बेटा, न्यूरॉन। दूसरा आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि जो न्यूरॉन होता है, इसमें सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। यानी कि एक बार अगर ये डैमेज हो गई तो उसके बाद में बेटा इसका पुनर्निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए बेटा न्यूरॉन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूरे शरीर में ये ऐसी कोशिका है जिसमें सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। और सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, आपके लीवर में। इसलिए बेटा लीवर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लीवर को हम प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो आशा करता हूं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बेटा मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि मस्तिष्क का वजन पुरुषों में लगभग कितना होता है, तो पुरुषों में होता है बेटा 1350 से लेकर के 1450 ग्राम, महिलाओं में होता है 1250 से लेकर के 1350 ग्राम, और बेटा छोटे बच्चों में होता है 30 से 40 ग्राम। लेकिन वहां पर बात की जाए लीवर के बारे में, तो लीवर का भार कितना होता है, तो एवरेजन 1.5 से लेकर के 1.7 kg के आसपास होता है, यानी कि 1500 से 1700 ग्राम होता है। औसतन ब्रेन के भार की बात की जाए तो 1300 से 1400 ग्राम होता है। फिर मैंने आपको बताया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, तो उस शाखा को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इसके डॉक्टर को क्या कहा जाता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसकी शेप कैसी होती है, तो इसकी शेप अखरोट के समान होती है। लोकेशन क्या है, तो आपके कपाल के नीचे होता है, बिलो इंटेस्टाइन। ये क्रेनियम 8 जो आपका क्रेनियम होता है, जो कपाल होता है, ये 8 हड्डियों से बना हुआ होता है। मेम्ब्रेन, तो इसकी मेम्ब्रेन जो होती है उसे मेनिंजिस कहा जाता है। और इस ब्रेन की इकाई या यूनिट
सॉरी इकाई या यूनिट या आप कोशिका कह सकते हो। तो कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन है, यानी कि तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका से संबंधित मैंने आपको 2 फैक्ट बताए थे। पहला बताया था मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। मैंने आपको यह बताया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, यानी कि तंत्रिका कोशिका है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो आशा करता हूं बेटा ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं आपको बता रहा हूं बेटा फिर वापस दोबारा कि अगर आप इस क्लास को पूरी देख लेते हो तो 100 में से 80% आपके चैप्टर कवर हो जाएगा। और बेटा इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। फालतू की चीज एक भी नहीं बता रहा, और बिल्कुल आसान भाषा में। अगर यहाँ पर 10th का स्टूडेंट भी पढ़ रहा होगा, फिर तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं। अगर 8 का स्टूडेंट भी आप पढ़ रहा होगा तो बेटा उसको भी ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर भैया आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो सबसे पहले दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर आप सभी का शुक्रिया। अगर आपका प्यार नहीं होता तो भैया आज हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता। ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी मंजिल जरूर हासिल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब चलते हैं भैया हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। चले? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके भैया। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन कम करवाता हूं, लेकिन उनमें जो मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराता हूं कॉन्सेप्ट के साथ में बेटा, वो बहुत अच्छी जानकारी होती है। एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं यानी कि क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी है 31 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी है 43 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी है भैया उपरोक्त सभी। लाइट चली गई है, थोड़ी देर रुकिए। देखिए भैया, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 की। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं यानी कि क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है। आपके ऑप्शंस थे बेटा ये। गाइज, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी होगा। देखिए, आपके चैप्टर का नाम क्या है? नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। ध्यान से समझना बेटा, ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक फ्लोचार्ट बना रहा हूं। नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल है कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। और बेटा इस नर्वस सिस्टम के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा है? तो पहला पार्ट है भैया CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा पार्ट कौन सा है? PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसे हिंदी में कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है भैया ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक है भैया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब बेटा जो CNS है आपका, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये बेटा 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। एक आपका ब्रेन से और आपके स्पाइनल कॉर्ड से।
यानी कि आपके मस्तिष्क से और स्पाइनल कॉर्ड से। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न में से किस नर्वस सिस्टम में बेटा ब्रेन के बारे में पढ़ा जाता है। तो किस नर्वस सिस्टम में पढ़ा जाता है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा जाता है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पढ़ा जाता है। किसी को कोई परेशानी अब तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु के बारे में किस नर्वस सिस्टम में पढ़ा जाता है, तो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा जाता है। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा, ये आपके ब्रेन से और आपकी स्पाइनल कॉर्ड है जो मेरुरज्जु है, इन दोनों से मिलकर के बना होता है। ये बिल्कुल मध्य में होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ऐसा तंत्रिका तंत्र जो आपके बिल्कुल केंद्र में उपस्थित हो, बिल्कुल मध्य में उपस्थित हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो आपका ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी स्पाइनल कॉर्ड को आपके ब्रेन के पीछे की ओर से बेटा एक मोटी सी नस निकली हुई रहती है, हमारे कमर तक जाती है, जिसे आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सुरक्षा प्रदान करती है, वो होती है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। तो इस ब्रेन को और जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है बेटा, ये बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में रखा जाता है, जो कि हमारे बिल्कुल सेंटर में होता है, बिल्कुल केंद्र में होता है। दूसरा होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसे बोला जाता है बेटा परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो आपकी परिधि पर स्थित होता है। भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये परिधि की ओर जाता है। परिधि का मतलब होता है किनार। अब हमारे शरीर का किनार क्या है? आपकी स्किन की ओर, यानी कि बाहर की ओर निकला हुआ रहता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसमें हम पढ़ते हैं बेटा नर्व्स के बारे में। किसके बारे में? ये जो नर्व्स होती है इनके बारे में, यानी कि तंत्रिकाओं के बारे में। किसके बारे में बेटा? तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। आइए मैं आपको तंत्रिकाओं के बारे में बता देता हूं। बेटा आपकी जो तंत्रिकाएं होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है कपालीय तंत्रिकाएं, जिनकी संख्या होती है बेटा 12 जोड़ी, और ये निकलती है आपके ब्रेन से। ये कपालीय तंत्रिकाएं आपके शरीर के अंगों से सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती है। इतनी बात क्लियर है? ओके। दूसरी तंत्रिकाएं कौन सी है? मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं, इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है, और ये बेटा आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु से निकलती है। तो ये शरीर के विभिन्न अंगों से सूचनाओं को स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु तक पहुंचाने का कार्य करती है। टोटल इन नर्व्स की संख्या कितनी होती है बेटा? इन तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो टोटल होती है भैया 43 जोड़ी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो 12 जोड़ी है, और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या पूछी जाए तो 31 जोड़ी है। टोटल तंत्रिकाओं की संख्या पूछी जाए तो बेटा 43 जोड़ी है। एएनएस के बारे में बात करें, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करें, तो बेटा इस तंत्रिका तंत्र में यानी कि इस नर्वस सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अनवॉलेंट्री कुछ रिएक्शंस होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है कौन? एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जैसे आपने पढ़ा होगा प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, उनके बारे में बेटा इसी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा जाता है। तो आशा करता हूं बेटा आपको बहुत अच्छे से कहानी समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो कोई बात नहीं, एक बार और रिवीजन करवाता हूं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब अच्छे से समझते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ओके भैया। देखिए बेटा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य में जो कपालीय तंत्रिकाएं होती है, जो क्रेनियल नर्व्स होती है, उनकी संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है बेटा 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी है 31 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी है 43 यानी कि 43 जोड़ी, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी यानी कि सभी की सभी। तो बेटा जो कपालीय तंत्रिकाएं होती है यानी कि जो क्रेनियल नर्व्स होती है, उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है भैया? 12 जोड़ी। देखिए मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं बेटा ह्यूमन ब्रेन के बारे में। इस नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। ये ऐसा सिस्टम होता है जो आपकी बॉडी को कंट्रोल व कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है।
नर्वस सिस्टम 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे आप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हो। ये हमारे बिल्कुल सेंटर में उपस्थित होता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ होता है। दूसरा होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये सेंट्रल नर्वस से निकलकर परिधि की ओर जाता रहता है, यानी कि आपकी स्किन बाहरी त्वचा की ओर जाता रहता है, इसलिए इसे परिधि यानी कि परिधि पर उपस्थित होता है, इसलिए इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। और इसमें बेटा हम नर्व्स यानी कि तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, या आप ये कह सकते हो कि नर्व से मिलकर ही बेटा आपका PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होता है। ये जो नर्व्स होती है ये 2 प्रकार की होती है, यानी कि ये जो तंत्रिकाएं है बेटा ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है क्रेनियल नर्व्स यानी कि कपालीय तंत्रिकाएं, और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व्स यानी कि मेरु तंत्रिकाएं। जो कपालीय तंत्रिकाएं होती है इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है और ये ब्रेन से निकलती है। जो मेरु तंत्रिकाएं होती है, स्पाइनल नर्व्स होती है, ये 31 जोड़ी होती है और ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 पर बात करते हैं ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ये अनिच्छिक क्रियाओं को, ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के बगैर होती है, जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, इन सभी क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है बेटा? ANS करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। प्राणुकंपी और अनुकंपी के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। उसके 3 पार्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना। इतनी बात क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा भैया कि मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो 12 जोड़ी होती है, ये ब्रेन से निकलती है, सूचनाओं को शरीर के विभिन्न अंगों से आपके ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती है। और बेटा मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। टोटल तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य में 43 जोड़ी होती है। टोटल तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य में कितनी होती है बेटा? 43 जोड़ी होती है। और यहाँ से बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूं अब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम अब तक नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चले बेटा। इसी की तरह लास्ट के 2 क्वेश्चन बेटा मिस मत करना, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये समझ लीजिए कि इस नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है बेटा वो ये है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 तो मिस करना ही मत बेटा, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जो हाइपोथैलेमस है बेटा वो नियंत्रण करता है। अब जैसे ही हाइपोथैलेमस के बारे में आपके दिमाग में क्वेश्चन आए, अगर हाइपोथैलेमस जैसे ही आपने सुना तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। जैसे कि भैया ये जो आपका फोर ब्रेन है, भाई आपका जो फोर ब्रेन है, इस फोर ब्रेन का ये उपभाग है। मैंने आपको बताया था कि आपका जो अग्र मस्तिष्क होता है, फोर ब्रेन जो होता है, इस अग्र मस्तिष्क के बेटा 3 उपभाग होते हैं। कितने उपभाग होते हैं? 3, जिनमें से नंबर 1 पर था बेटा थैलेमस, और नंबर 2 पर था बेटा हाइपोथैलेमस, था ना भैया, और नंबर 3 पर था भैया सेरेब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस क्या है बेटा? आपका जो फोर ब्रेन है यानी कि अग्र मस्तिष्क है, इसका उपभाग है। अब ये क्या करता है? तो याद रखना बेटा, भूख, अगर आपको भूख लगी है तो आपको कौन सा ब्रेन बताएगा कि आपको भूख लगी, अब खाना खाना चाहिए? तो ये हाइपोथैलेमस ही बताता है। प्यास, अगर आपको पानी पीना है तो कौन सा ब्रेन बताएगा, कौन से ब्रेन का भाग बताएगा बेटा कि आपको प्यास लगी है, पानी पीना चाहिए? अगर आपको किसी से प्यार होता है, भाई अगर आपको किसी से प्यार होता है तो बेटा ये दिलील के बारे में मत सोचना, दिलील का कोई काम नहीं होता। आप हार्ट के बारे में सोचते हो, हार्ट का कोई काम नहीं होता। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। ये जो हाइपोथैलेमस होता है इसके कारण ही आपको प्यार होता है, ठीक है? प्यार, गुस्सा, इसी के कारण नफरत। अगर आपका कोई मन कर रहा है, खेलने का मन कर रहा है, स्विमिंग करने का मन कर रहा है, दौड़ लगाने का मन कर रहा है, अभी आपका मूड कैसा है, वो बेटा सारे का सारा ही कौन डिसाइड करता है?
तो ये आपका हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा और बात करो तो शरीर का जो आंतरिक दर्द होता है, शरीर का जो आंतरिक दर्द होता है, आंतरिक दर्द होता है उसकी पहचान भी बेटा यही करवाता है। अगर किसी ने चांटा मारा तो आपको स्किन पर दर्द हुआ, तो उसको पहचान ये नहीं करवाता हाइपोथैलेमस, उसकी पहचान करवाता है थैलेमस। ठीक है, लेकिन अगर आपके पेट में दर्द हुआ, अगर आपके सीने में दर्द हुआ, तो उसकी पहचान कौन करवाएगा? तो वो बेटा आपको हाइपोथैलेमस बताता है। यह आपके शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करता है, इसलिए बेटा इसे तापमापी, इसे तापमापी, ताप नियंत्रक, तापमापी, ताप नियंत्रक कहा जाता है। थर्मामीटर, थर्मामीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मामीटर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है भैया इसे? और कहा जाता है थर्मा रेगुलेटरी, थर्मा रेगुलेटरी। ये सारे के सारों के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भैया आपको क्या याद करके आना है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अगर मस्तिष्क का एक उपभाग है, यह आपकी भूख, प्यास, प्यार, गुस्सा, नफरत, शरीर का आंतरिक दर्द, शरीर का टेम्परेचर, इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इस वजह से इसे शरीर का तापमापी, शरीर का ताप नियंत्रक, शरीर का थर्मामीटर या शरीर का थर्मा रेगुलेटरी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भैया ये भूख को कंट्रोल करता है, प्यास को कंट्रोल करता है, ताप नियंत्रण को कंट्रोल करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेटा। मजा आ रहा है पढ़ने में? बोलो, मजा आ रहा है पढ़ने में? जरूर आएगा बेटा, पढ़ने में मजा। सॉरी। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास बेटा इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। बता दीजिए कि भैया इस YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छे कंटेंट के साथ आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। बेटा मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। किसी को कोई परेशानी आता तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस मत करना भैया, लास्ट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चले, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके भैया। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इस क्वेश्चन का मैंने कहा कि इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से रेलवे, SSC, पटवार, पुलिस, SSC वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। नीट तक के एग्जाम में बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि याददाश्त में बुद्धि का केंद्र है। आपके ऑप्शन है सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर बी है सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर सी है फोरब्रेन, ऑप्शन नंबर डी है मिड ब्रेन। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर फोरब्रेन को हटाकर बेटा आप हिंड ब्रेन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर फिर ऑप्शन गलत होने की संभावना रहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम, जिसे आप प्रमस्तिष्क भी कहते हो। देखिए बेटा, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो प्रमस्तिष्क के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता। 1 मिनट रुकना। देखिए भैया, मैं आपको सेरेब्रम के बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकता, प्रमस्तिष्क के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारी दूंगा बिल्कुल आसान भाषा में कि भैया कोई सी भी एग्जाम दे लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराने वाला हूं, इससे बाहर नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा सकता बेटा यहाँ पर, क्योंकि एक निश्चित समय होता है। देखिए, जो आपका सेरेब्रम होता है ये बेटा 4 लोब में बटा हुआ होता है। कितने लोब में बटा हुआ होता है? 4 लोब में बटा हुआ होता है। एक होती है फ्रंटल लोब, एक होती है पैराइटल लोब, एक होती है टेम्पोरल लोब और एक होती है ओसिपिटल लोब। और बेटा ये सेरेब्रम की जो अलग अलग लोब होती है, इनका अलग अलग कार्य होता है, इनका अलग अलग कार्य होता है। तो यहाँ पर मैं आपको अलग अलग कार्य नहीं पढ़ाने वाला, ओवरऑल मैं आपको सेरेब्रम के बहुत सारे कार्य पढ़ाने वाला हूँ। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बेटा अलग अलग लोब के अलग अलग कार्य पढ़ाऊंगा। वैसे यहाँ से लोब से इतने रेलवे और SSC के एग्जाम में इतने अच्छे लेवल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो जितना पूछा जाता है उतना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेरेब्रम के बारे में सबसे पहले मैंने कहा याददाश्त। अगर याददाश्त के बारे में
भाई आपकी याददाश्त के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी याददाश्त ब्रेन के किस भाग के कारण नियंत्रित होती है या कंट्रोल होती है, या बेटा ब्रेन का कौन सा भाग आपको याददाश्त दिलाने में सहायक होता है, तो बेटा सेरेब्रम। याददाश्त के अलावा बुद्धिमानी, याददाश्त के अलावा बुद्धिमानी, याददाश्त, बुद्धिमानी। और देखिए बेटा, जैसे कि आप किसी चीज की कल्पना कर रहे हो, कल्पना शक्ति, अगर आप किसी चीज की कल्पना कर रहे हो बेटा, तो वो कल्पना किसके कारण करते हो, इसी सेरेब्रम के कारण। अगर आप निर्णय लेते हो, किसके कारण लेते हो निर्णय लेना, तो बेटा इसी के कारण निर्णय लेते हो बेटा आप। किसके कारण, इसी सेरेब्रम के कारण, इसी प्रमस्तिष्क के कारण। इतनी बात क्लियर है। और देखिए बेटा, सोते समय अगर आप आवाज सुनते हो तो इसी सेरेब्रम के कारण आवाज सुनते हो। सोते समय अगर आप सपना देखते हो, सपना देखना, तो किसके कारण, इसी सेरेब्रम के कारण। इसी सेरेब्रम वाले भाग को बेटा, इसका एक भाग होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, उसे बेटा हार्ड डिस्क कहा जाता है। तो आप लिख लीजिए कि इस वाले भाग को हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। जिस तरीके से बेटा एक मेमोरी में, आपकी याददाश्त मेमोरी में बहुत सारा डाटा स्टोर होता है, ठीक वैसे ही बेटा ये जो आपका सेरेब्रम होता है, इसमें आपके याददाश्त, आपका बहुत सारा डाटा स्टोर होता है। अगर आपको दिशा का ज्ञान करवाना है तो बेटा ब्रेन का कौन सा भाग करवाएगा, तो ये वाला ही भाग। दूरी का ये वाला भाग ही। आप कौन सी भाषा बोल रहे हो बेटा, ये कौन डिसाइड करता है, ये वाला ब्रेन। आपकी जो सोचने की क्षमता है, सोचना, वो बेटा इसी ब्रेन के भाग के कारण होती है। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो इसी ही ब्रेन के कारण, इसी ब्रेन के भाग के कारण। इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है बेटा, सेरेब्रम करता है, यानी कि प्रमस्तिष्क करता है, जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है, जो कि बेटा ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है। ये पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है। मैं दोबारा बताता हूं, अगर याददाश्त, बुद्धिमानी, कल्पना शक्ति, निर्णय लेना, सोते समय आवाज सुनना, सोते समय सपना देखना, हार्ड डिस्क, इसे मेमोरी भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क में क्या होता है, आपका जो मेमोरी कार्ड होता है उसमें डाटा स्टोर होता है ना, ठीक उसी तरीके से बेटा आपका जो सेरेब्रम होता है, इसी में आपका डाटा स्टोर होता है। दिशा का ज्ञान करवाता है, दूरी का, भाषा का। आप लॉजिकली रीजनिंग हल करते हो बेटा, तो किसके कारण होती है, इसी बेटा सेरेब्रम के कारण होती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में किसी एक नाम के बारे में पूछा जाए, आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो बेटा मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो याद रखना बेटा सेरेब्रम करता है। तो आशा करता हूं बेटा आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अभी तो मैंने सिर्फ इस क्लास को स्टार्ट किया है। सिर्फ 3 क्लास हुई है इस चैप्टर की। पहले बेटा मैं आपको ब्रेन के भाग पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, मिड ब्रेन, पोन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरेबेलम, इन सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ाकर बेटा उसके बाद में मैं आपको क्या करवाऊंगा, उसके बाद में बेटा मैं आपको इस नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर को बिल्कुल 0 से लेकर के एंड तक पढ़ने वाले हैं। और फिर उसके बाद में अब तक सिंगल क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अब तक आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, कोई सी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, एक साथ उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको करवाने वाला हूं। इसलिए हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, 15-20 क्लास में बेटा ये चैप्टर समाप्त होगा, लेकिन अगर एक बार आपने पढ़ लिया है तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं आप कोई सी भी एग्जाम दे लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपको। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।